मूवी की शुरुआत में हम साइबर टाउन को देखते हैं जहां पर लोगों के बहुत से मिसिंग केस आ रहे होते हैं। इसके बाद हम एक जिंग नाम के लड़के को देखते हैं जो इन्फिनिश नाम की बायोटेक कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग उस लड़के का पीछा कर रहे हैं और उनको पता होता है कि जिंग आर्मी में काम कर चुका है। और कुछ ही देर बाद जिंग के पास एक डॉक्टर का कॉल आता है। वो बताता है कि तुम्हारे डॉटर का 24 घंटों के अंदर इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसके लिए जिंग को पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो क्रेडिट बिल नाम की एक जगह पर जाता है जो इंटरेस्ट फ्री लोन देने का वादा करते हैं। फिर यहाँ जो आदमी होता है वो जिंग से उसकी आईडी और लोन अकाउंट को पता करता है, लेकिन वो लोग इस लोन के लिए उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर जिंग का एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी और वजह से मृत्यु हो गई तो वो जिंग की बॉडी को मेडिकल रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। फिर जिंग उस एग्रीमेंट को साइन कर देता है, जहाँ पर हम कुछ और लोगों के आईडी को देखते हैं। यहाँ पर एक आदमी किसी रोबोटिक चीज से उसके गर्दन में कुछ इंजेक्ट कर देता है और तभी उसे ब्लैक सूट वाले लोग जो उसका पीछा कर रहे होते हैं वो लोग उसे घेर लेते हैं, जिसे जिंग उनसे फाइट करता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन ब्लैक सूट वाले लोग अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए जिंग एक बार फिर से उनके साथ फाइट करता है और इन सबको जख्मी करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी चिंग को उस रोबोटिक चीज का असर होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि चिंग को एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उसकी बॉडी में सीरम भी इंजेक्ट किया जाता है। इसके कुछ ही देर बाद जैसे ही वो होश में आता है तो खुद को एक बर्फीले जंगल में पाता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर कुछ और लोगों को भी देखते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। तभी जिंग यहाँ पर एक ब्लैक कपड़े को देखता है जो किसी चीज के ऊपर ढका हुआ होता है। जिंग हिम्मत करके उस कपड़े को हटाता है जहाँ पर कुछ पेपर रखे होते हैं और उस चीज को देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो सब अपने लिए एक एक वेपन को ले लेते हैं। लेकिन इनको अभी भी नहीं पता होता कि इनको करना क्या है। तभी अचानक से इनके ब्रेसलेट में 12 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता होता कि उनके साथ आखिर होने क्या वाला है। तभी अचानक से कोई उनमें से एक आदमी को मार देता है। फिर ये लोग जब पीछे देखते हैं तो उनको वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक सूट वाले आदमी नजर आते हैं और ये देखकर सबके सब वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ब्लैक सूट वाले लोग भी इनका पीछा करते हैं और पकड़े जाने पर इनको मार देते हैं। ये देखकर जिंग इनका सबका सामना करता है और इनको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। तभी इसी बीच ब्लैक सूट वाला आदमी एक लड़की को पकड़ने ही वाला होता है कि एक दूसरी लड़की जिसका नाम एना होता है वो उस ब्लैक सूट वाले आदमी को तीर से मार देती है और ब्लैक सूट वाले लोगों को बहुत जोरदार टक्कर देती है। इसी बीच एक आदमी खुद को बचाने के लिए मरने की एक्टिंग करता है, लेकिन इसी वक्त टैंक एक ब्लैक सूट वाले को टक्कर मारता है जो सीधा उसी के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक सूट वाला उसे मार देता है। तभी अचानक जिंग के अंदर कुछ बदलाव होने लगते हैं और बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, जिसके बाद उनके फाइट करने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे ये लोग बहुत से ब्लैक सूट वाले आदमियों को मार देते हैं और फिर इस जगह से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद ब्लैक सूट वाले लोग इनका पीछा करना बंद कर देते हैं और थोड़ा दूर चलने के बाद ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। अब इनमें से किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं। इसके बाद सबके सब यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है जिसकी भागने की स्पीड बहुत फास्ट होती है। इसके बाद एक बार फिर से इनका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और क्रिएचर इनमें से एक आदमी को मार देता है। फिर क्रिएचर जैसे ही इनके सामने आता है ये सब के सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। क्रिएचर एना पर हमला कर देता है जिससे एना तो बच जाती है, लेकिन क्रिएचर एक दूसरे आदमी को मार देता है। अब एना को जख्मी देख जिंग उसकी हेल्प करने के लिए आता है और दोनों क्रिएचर के सामने बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं, जिससे क्रिएचर उन दोनों को नोटिस नहीं कर पाता। इसके बाद जिंग यहाँ से एना को जाने के लिए कहता है और खुद क्रिएचर को दूर ले जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इसी वक्त एक मोटा आदमी गिर जाता है और क्रिएचर फास्ट स्पीड में उसकी तरफ जाने लगता है। यह देखकर जिंग क्रिएचर का टेंशन अपनी तरफ खींचता है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है और एक जगह पर शांत खड़ा हो जाता है, जिससे क्रिएचर उसे नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन उसी वक्त एक आदमी थकान की वजह से जोर जोर से सांसें लेने लगता है। उसकी आवाज सुनकर क्रिएचर उसी तरफ चला जाता है। अब क्रिएचर उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर बाकी के लोग बहुत डर जाते हैं और क्रिएचर एक झटके में उसे मार देता है। तभी जिंग बाकी लोगों के पास जाता है और सभी को वहाँ से चुपचाप निकलने का इशारा करता है, जिसके बाद सभी लोग इस जंगल से बाहर निकल आते हैं और छुपने के लिए कोई सेफ जगह तलाशते हैं। लेकिन क्रिएचर अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है। फिर इन्हें एक पाइप लगी हुई एक जगह मिलती है और सबके सब उसकी दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी मोटे आदमी की पैंट पाइप में फंस जाती है और अब क्रिएचर भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे जिंग मोटे आदमी के
के पैंट को काट देता है और खुद को भी उसके अटैक से बचा लेता है। तभी एना अपने तीर से क्रिएचर पर अटैक करती है, लेकिन क्रिएचर पाइप लगे होने की वजह से आगे नहीं जा पा रहा होता, जिससे वो पाइप के ऊपर से चढ़ना शुरू कर देता है। यह देखकर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एक सेफ जगह पर जाकर रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन अब ये लोग कंफ्यूज हैं कि जिस क्रिएचर ने इन पर हमला किया था आखिर वो एक मॉन्स्टर था या कुछ और। तभी जिंग कहता है कि उसे शायद जेनेटिक म्यूटेशन से बनाया गया है। तब एना कहती है कि आखिर हम सब यहाँ पर आए कैसे। फिर मोटा आदमी बताता है कि मैं क्रेडिट नाम की जगह पर गया था और उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर आ गया। फिर पता चलता है कि टैंक भी वहीं पर गया था। तभी एना को याद आता है कि उसने ब्लैक सूट वाले आदमियों के गर्दन पर एक स्पेशल टैटू देखा था। फिर वो सभी को उसका डिजाइन बनाकर दिखाती है, जिससे यह पता चलता है कि ये तो इन्फिनिक्स कंपनी का लोगो है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने इन लोगों को एक लैब पर रखा होता है और इनकी बॉडी में कुछ डिवाइस भी कनेक्ट है। और यहाँ पर रिवील होता है कि जो लोग जंगल में फंसे हुए हैं वहाँ पर वो उनकी असली बॉडी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक गेया नाम की डॉक्टर आती है जो असल में इस कंपनी की सीईओ है। फिर उसकी टीम सभी लोगों की कंडीशन के बारे में बताते हैं, जिसमें एना की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ चुकी है। लेकिन इन सभी में जिंग सबसे अलग है, क्योंकि वो काफी देर में बेहोश हुआ था। यह सुनकर डॉक्टर बहुत खुश होती है। इधर सबके सब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे होते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है और ये लोग एक जगह पर रेस्ट करने लगते हैं। फिर यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें से मोटे आदमी का नाम बेगे सुन होता है और वो गेम डिजाइनिंग में बहुत एक्सपर्ट है। इसके अलावा इनके साथ जो दूसरी लड़की होती है उसका नाम सियाओ था। तभी बेंगसुंग कहता है कि अगर ये सब गेम होता तो गेम खत्म होने के बाद हम सभी जिंदा हो जाते। इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर इनके ऊपर लगातार नजर रख रही होती है और अब वो अगला टेस्ट करने के लिए कहती है, जिससे इनके ब्रेसलेट में फिर से काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिसमें अब सिर्फ 6 घंटे का ही समय बचा होता है। ये देखकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल जिसमें वो खड़े होते हैं वो बिल्डिंग टूटने लगती है, जिसे देखिए सबके सब बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ पर फंस जाते हैं। यहाँ की चारों तरफ की जगह टूट जाती है और ये लोग एक छोटी सी जगह पर आ जाते हैं। तभी अचानक ये जगह हिलने लगती है, जिसके दौरान टैंक सियाओ को बचाता है। लेकिन जिंग जैसे ही उनका हाथ पकड़ने वाला होता है, सियाओ टैंक की उंगली पर अपना पैर रख देती है, जिससे टैंक वहाँ से नीचे गिर जाता है। सियाओ ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था और अब वो जगह और जोर से हिलना शुरू हो जाती है, जिससे सियाओ भी नीचे गिर जाती है। इसके बाद यहाँ पर 3 लोग ही बचते हैं। फिर जिंग नोटिस करता है कि यह जगह हर 5 सेकंड बाद हिलती है। इसके बाद वो बेंगसुन से पूछता है कि यहाँ से दूसरे खंड पर कूदने के लिए सही एंगल कौन सा होगा। फिर बेंगसुन कैलकुलेट करके बताता है कि यहाँ से दूसरे खंड पर कूद पाना मुश्किल है। तब जिंग कहता है कि हमें यह रिस्क लेना ही होगा, जिसे बेंगसुन कहता है कि 35 डिग्री पर जंप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही रिस्की है। लेकिन जिंग फिर यह रिस्क लेता है और फाइनली वह दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर एना और बेंगसुन बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जिंग इनके पास एक वायर फेंकता है, जिसके सहारे एना दूसरे फ्लोर पर आ जाती है। इसके बाद बेंगसुन भी वायर पकड़कर आने लगता है, लेकिन तभी वो वायर टूट जाती है, जिससे बेंगसुन नीचे गिरने ही वाला होता है कि जिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और एना जिंग को पकड़ लेती है। लेकिन एना भी केवल अपने पैर के ही सहारे रुकी हुई थी और बेंगसुन को ऊपर खींच पाना बहुत ही मुश्किल था। तभी अचानक से बेंगसुन को कुछ होने लगता है। फिर पता चलता है कि इसे ब्रेन हेमरेज हो गया है, क्योंकि बेंगसुन इनके और डोज को सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन डॉक्टर उसे और ज्यादा इंजेक्शन देने के लिए कहती है। इधर एना के लिए ज्यादा देर रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर बेंगसुन जिंग को कहता है कि तुम मुझे जाने दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन जिंग फिर भी उसे बचाना चाहता है और तभी बेंगसुन का हाथ छूट जाता और वो भी नीचे गिर जाता है। लेकिन अब कुछ ही देर में यह बिल्डिंग पूरी तरह से गिरने ही वाली होती है, इसलिए एना जिंग को यहाँ से भागने के लिए कहती है और उसका बॉक्स अपने पास रख लेती है। इधर पुलिस को एक क्रेडिट स्टाफ से एक सिंगल डिस्ट्रैक्ट हुआ था, जो इन्फिनिक्स कंपनी में जाकर गायब हो गया था। इसलिए इनको शक है कि इन्फिनिक्स कंपनी भी लोगों को गायब करने में शामिल है। इन्फिनिक्स कंपनी किसी फोटोन टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देने लगी है और हो सकता है उसी ने रिसर्च के लिए लोगों को गायब करवाया हो। इधर गया का आदमी बताता है कि अब जिंग और एना भी अपनी फिजिकल लिमिट पार कर चुके हैं, इसलिए अब इंजेक्शन रोक देना चाहिए। लेकिन गया अगले टेस्ट की तैयारी शुरू करने के लिए कहती है और यहाँ से अपने 2 लोगों को भेजती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना का पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया है, इसलिए जिंग उस पर कपड़ा बांधता
है। तभी जिंग अपना बॉक्स खोजने लगता है, जिसके बाद एना जिंग का उसका बॉक्स देती है। फिर जिंग बताता है कि मेरी डॉटर डूडू ने मुझे यह बॉक्स दिया था और डूडू मेरी दिल की धड़कन है, लेकिन उसे एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। ये सब जानकर एना इमोशनल हो जाती है। फिर जिंग कहता है मैं किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता हूँ। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी काउंटडाउन फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अब सिर्फ 2 ही घंटे का टाइम बचा हुआ था। तभी ये दोनों देखती हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक सूट वाले आदमी आ चुके हैं, इसलिए तुरंत वहीं पास की बनी बिल्डिंग में घुस जाते हैं, अंदर एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं। फिर ब्लैक सूट वाले जैसे इनके पास आते हैं तो ये दोनों उन पर हमला कर देते हैं और जिंग इनमें से एक आदमी के गर्दन पर अपना चाकू रख देता है। फिर वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और हमें मारना क्यों चाहते हो, लेकिन तभी वो दोनों लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें गया ने भेजा होता है और लड़का इनसे कहता है कि फाइनल राउंड में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन उसकी बात इन दोनों के समझ में नहीं आती। तब लड़की कहती है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है तो तुम्हें हम सबको मारना होगा। फिर जिंग ब्लैक सूट वाले आदमी को जैसे ही मारता है उसकी बॉडी गायब हो जाती है। ये देखकर जिंग और एना दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद जिंग फाइट के लिए तैयार हो जाता है और वो ब्लैक सूट वाले लोगों को मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एना उस लड़की के साथ फाइट करती है, लेकिन वो लड़की एना पर भारी पड़ रही होती है। फिर भी एना उसे शानदार टक्कर देने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की अब उसे जख्मी कर देती है। इधर जिंग सभी ब्लैक सूट वाले आदमियों को मार देता है, जिससे वो लड़का भी जिंग के साथ फाइट करता है, लेकिन उसी वक्त एना और जिंग की कंडीशन खराब हो जाती है, जिसे देखकर गया का आदमी इंजेक्शन रोक देने के लिए कहता है, लेकिन गया अभी भी कोई बात नहीं सुनती और एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए कहती है। लेकिन कुछ ही देर बाद काउंटडाउन खत्म हो जाता है और ये पता चलती है गया बहुत खुश होती है, क्योंकि दोनों ने इन सभी टेस्टों को पास कर लिया था और यह एक्सपेरिमेंट सफल हो गया है, इसलिए अपने दोनों लोगों को वापस बुला लेती है। इसके बाद गया खुद उनके पास जाती है और इस जेनेटिक रिसर्च में पास होने के लिए बधाई देती है, लेकिन असल में यहाँ गया का 3D इमेज गया होता है। फिर वो बताती है कि अगर मुझे एक परफेक्ट जीन मिल गया तो मैं उसकी एंटीबॉडी बनाकर लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकती हूँ। इस पर जिंग कहता है कि तुमने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे इनोसेंट लोगों को मार दिया है। फिर एना गुस्से में आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे एना की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब गया कहती है ऐसा लगता है कि मेरा रिसर्च परफेक्ट नहीं हुआ। फिर वो जिंग को एना को मार देने के लिए कहती है, जिसके बाद वो जिंग को उसकी डॉटर से मिला देगी। ये सुनते ही जिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तब गया कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी डॉटर को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। इसके बाद वो जिंग को 1 मिनट का टाइम देती है। तभी एना जिंग से कहती है कि तुम मुझे मार दो और अपनी डॉटर को बचा लो, लेकिन जिंग ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तभी उसे एहसास हो जाता है कि जिस दुनिया में वो है वो असली नहीं है। इसके बाद वो एना को साथ लेकर यहाँ से नीचे कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि एना और जिंग असली दुनिया के अंदर होश में आ जाते हैं। फिर जिंग खुद को और एना को वहाँ से आजाद कराता है, लेकिन तभी यहाँ पर गया के लोग आ जाते हैं, जिससे वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस की स्पेशल फोर्स भी यहाँ पर आ रही होती है। इधर गया के लोग उन दोनों को घेर लेते हैं और गया फिर जिंग को उसकी डॉटर का ट्रीटमेंट देने का ऑफर करती है। अब यहाँ पर जिंग अचानक से अपना मन बदल लेता है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो फिर से अचानक से उनकी एक आदमी की गन छीन लेता है। अब ये देखती ही गया भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से उसे पुलिस फोर्स घेर लेती है। वहीं वो लड़का जिंग पर फायरिंग करने ही वाला होता है कि तभी पुलिस फोर्स उस लड़के के ऊपर फायरिंग कर देती है और वो उस लड़की को भी शूट कर देते हैं। इसके अलावा पुलिस फोर्स जिंग और एना को भी अपने हिरासत में ले लेते हैं। फिर बताया जाता है कि गया गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट के लिए गिरफ्तार हो चुकी है और अब इन्फिनिट टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। फिर 6 महीने बाद साइबर सिटी वेलफेयर का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डूडू बिल्कुल ठीक हो चुकी है और एना इससे मिलने आई है, लेकिन डूडू अभी तक अपने फादर से नहीं मिल पाई है, इसलिए वो बहुत दुखी होती है। तब एना कहती है कि तुम्हारे फादर जरूर आएंगे, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है और अब खुद एना भी काफी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हम जिंग को एक व्हील चेयर पर देखते हैं, जिसने खुद फोटोन टेक्नोलॉजी ट्राई किया था और इसी की वजह से डूडू ठीक हो पाई है, लेकिन अब खुद जिंग की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। इसके बाद डूडू और एना को एक साथ पतंग उड़ाते हुए देखते हैं और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।